Everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So this is the third part of ADAS unit जिसमें हम कवर करेंगे हमारा फाइनल चैप्टर जो कि है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो अगेन बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कवर करेंगे, बुक से ही पढ़ेंगे और ग्राफ्स भी सीखेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर का नेम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बेसिकली हमें यहाँ पे डिमांड की ही बात करनी है, हमें यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की ही बात करनी है। तो एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इसका एक बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है और देश में सभी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, किसी भी तरह का इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ठीक है, कि जितने लोगों की डिमांड है उतने ही लोगों की सप्लाई भी है, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। राइट, अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आपने अचीव कर लिया है और डिमांड उससे ज्यादा आ जाए, एक्चुअल डिमांड उससे ज्यादा आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से कम डिमांड आ रही है तो उसे हम बोलेंगे डिफिशिएंट डिमांड। इसको अब हम एक ग्राफ से समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड में क्या चीजें हैं, एक्सेस डिमांड में हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये है सबसे पहले एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इनपुट सॉरी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एग्रीगेट डिमांड। राइट, अब आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई या फिर हम बोल सकते हैं इनकम कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये हो गया एएस यानी कि हमारा इनकम का कर्व जो कि 45 डिग्री लाइन होती है। ठीक, और एडी का कर्व होता है इस तरह से, ये हो गया एडी। ठीक, ये है एडी सी प्लस आई। राइट, और ये जो पॉइंट निकल के आया पॉइंट ई, ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ। देखो एक बार फिर से, ये है एडी सी प्लस आई। ठीक है, और ये है पॉइंट ई जो शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पॉइंट है इसमें, कलर चेंज करते हैं। अब बात क्या हो रही है कि ये तो चलो फुल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे एडी और एएस इक्वल है, लेकिन एक्सेस डिमांड क्या है कि एक्चुअल में जो डिमांड है ना वो और ज्यादा है, एक्चुअल में जो डिमांड है वो ज्यादा है, यानी कि एडी का जो एक्चुअल कर्व है वो ऊपर बनेगा। ठीक है, एडी का एक्चुअल कर्व यहाँ बनेगा, ये है एडी डैश, एडी डैश सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। मतलब कि एक्चुअल में आप फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, लेकिन अब डिमांड और ज़्यादा आ रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है ना, ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव कर सकते हो पर उससे ज़्यादा हमारी एग्रीगेट डिमांड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जहाँ पे ये नया वाला एडी और नया और जो एएस है ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था। ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। राइट, बट आपको इस चैप्टर में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो नहीं करना है इस ग्राफ में, हमें सिंपल यहाँ पे एक्सेस डिमांड ही बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको एक बार बुक से पढ़ते हैं लिखा क्या है। तो देखो एक्सेस डिमांड का ग्राफ ये रहा। ठीक है, ग्राफ ये रहा, और इसमें लिखा है एक्सेस डिमांड, excess demand refers to a situation when AD is more than AS corresponding to full employment level output in the economy. ठीक है, so it is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment output. Right, अब इशू क्या आता है, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। मैंने आपको बताया था जब हमने तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप ऐसा क्यों, देखो देश ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुका है। ठीक है, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर चुकी है। अब उससे ज्यादा अगर डिमांड आएगी ना तो उसको आप मीट आउट कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए था उन सबको मिला हुआ है। तो अगर डिमांड होगी भी तो बस अब प्राइस बढ़ेगा, है ना, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो यानी कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा, इन्फ्लेशनरी गैप राइज होगा, क्योंकि आप आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि देश ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर चुका है एट द पॉइंट ई।
राइट। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड आएगी उससे कुछ भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, उससे बस प्राइस इंक्रीज होगा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इसीलिए ये जो गैप है बिटवीन दी एक्चुअल एडी, ये वाला एडी एक्चुअल है, और जितना एडी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, इन दोनों के बीच के गैप को ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी exceeds द एडी रिक्वायर्ड टू establish फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे हमारा इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो रहा है। राइट, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। राइट, ठीक है। अच्छा, अब रीजंस क्या क्या है, रीजंस क्या क्या है फॉर एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है यार, आप अगर एक्सेस डिमांड अच्छे से समझ लेते हो तो डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट उसका रिवर्स करना है। ठीक है, तो आप एक पार्ट भी अच्छे से समझ लोगे तो दूसरा केस आप आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। राइट, अब क्वेश्चन आता है रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, मतलब ये जो एक्सेस डिमांड हो रही है, ये इतनी ज्यादा डिमांड जो आ रही है इकोनॉमी में, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट है राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, मतलब लोगों की जो एबिलिटी है कंजम्पशन करने की या खर्चा करने की वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। वेरी सिंपल, एक्सेस डिमांड में अराइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन प्रोपेंसिटी टू से। तो अगर लोगों की एबिलिटी बढ़ रही है खर्चा करने की तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा होगी तो हमारा एक्सेस डिमांड अराइज होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देती है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम करेंगे तो बहुत सारे गुड्स हैं जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे, और लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे। और अगर टैक्स कम है तो खर्चा ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी और एक्सेस डिमांड अराइज होती है। सिंपल बात है। ठीक है, टैक्सेस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। इसके बाद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है। स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है, खर्चा करती है। और जब गवर्नमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी पे खर्चा करती है ना, तो उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अल्टीमेटली कोई भी ब्रिज बनाना है, कोई भी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी स्कूल डेवलप करना है जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही ना, काम तो सब लोग ही करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होता है तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ती है लोगों की, और अगर इनकम इंक्रीज होती है तो लोग डिमांड भी ज्यादा करते हैं, और इसीलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे इनकम कई गुना जनरेट होती है। तो अगेन, अगर देश में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उससे इनकम जनरेशन होगा, और इनकम का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे डिमांड पे। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी और एक्सेस डिमांड अराइज होगा। राइट, इसके बाद फॉल इन इम्पोर्ट्स। फॉल इन इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि अगर हम बाहर के फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम कर दें, ठीक है, हम बाहर की कंट्रीज के गुड्स खरीदना कम कर दें अगर, तो इसका मतलब क्या है कि हम रिलाय होंगे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, हम रिलाय होंगे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पे, जिससे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ रही है यानी कि एक्सेस डिमांड। राइट, तो अगर इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और एक्सेस डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद सिक्स्थ है राइज इन एक्सपोर्ट्स। राइज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब कि हम तो चलो अपने गुड्स यूज कर ही रहे हैं, बट अब बाहर की कंट्रीज भी इंडियन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड खत्म। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो नई करेंसी अगर प्रिंट करता है, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, अगर करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, नोट्स प्रिंट कर रहे हैं, तो उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी जैसी, तो लोग खर्चा भी ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा होगा तो डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, जिससे एक्सेस डिमांड हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। तो ये कुछ रीजंस हैं आपको पता होने चाहिए जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। ठीक, सिंपल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड में आपको देखो तीन चीजों पे इम्पैक्ट समझना है कि एक्सेस डिमांड
कैसे कैसे? देखो, एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो आपको तीन फैक्टर्स से समझना है। एक तो एक्सेस डिमांड से आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और तीसरा प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आउटपुट की, हमें पता है एक इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर चुकी है। अब उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो वो डिमांड मीट आउट करने के लिए आप प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही नहीं, आउटपुट में नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। क्या आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सही। तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट ही नहीं बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा, है ना? हमने पढ़ा इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, उसकी वजह से सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है, आउटपुट पे कोई नहीं आता चेंज, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट प्राइस इंक्रीज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि effect on output, excess demand does not affect the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity in the economy। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। जितने लोगों को काम चाहिए था उन सबको काम मिला हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं सकता। और उसके बाद इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इसमें क्या लिखा है कि एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल एट एडी इज मोर देन एएस। ठीक है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे राइज होता है, राइट? ठीक है। ऑल अबाउट एक्सेस डिमांड, जिसमें आपको ग्राफ आना चाहिए, रीजंस और इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिशिएंट डिमांड, जस्ट इसका रिवर्स केस है। तो इसका भी ग्राफ समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले के इसको हम बनाते हैं। ये देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप हमेशा की तरह इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एडी। ठीक है। तो पहले तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट ही प्लॉट करना है। ये है एएस या फिर इनकम, 45 डिग्री की लाइन। ठीक। और ये है हमारा एडी, दैट इज सी प्लस आई। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ई पॉइंट, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हो क्या रहा है कि हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो नीचे है, एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे है। ठीक है। सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। एक्चुअल में जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम है। ठीक है। और इसी पॉइंट को जहाँ पे ये ए एस और ए डी डैश इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है। बट इस चैप्टर में आपको इक्विलिब्रियम नहीं दिखाना, हमें बेसिकली बताना है कि ये जो डिफरेंस रहा, ये जो है कम है जो डिमांड, इसे हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। और इस गैप को हम बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप। ओके। ठीक है। अब इसका क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, तो देखो, इसमें लिखा है कि डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ठीक है। और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन करने से हमारी डिमांड कम रह गई है एक्चुअल में, इसी गैप को हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना डेफिनेशन में, कि हम यहाँ पे एक्चुअल एडी की बात कर रहे हैं, है ना? ऐसा बोर्ड्स में एमसीक्यू आ चुका है जिसमें आपको डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन गिवन है, और कुछ तो एमसीक्यू बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल एडी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये एक्स पोस्ट एडी की बात है, एक्स पोस्ट। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। राइट। ये हो गया। अच्छा, अब इसके रीजंस क्या हैं? जिस तरह से हमने रीजंस पढ़े एक्सेस डिमांड के, इसी तरह से रीजंस हैं डेफिशिएंट डिमांड के, जस्ट रिवर्स हैं। अगर आपको एक्सेस डिमांड का समझ में आ गया ना सब कॉन्सेप्ट, तो डेफिशिएंट डिमांड आसान है। ठीक है। अब देखो, डिमांड मार्केट में कम है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब लोगों की एबिलिटी कम हो गई है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम है, जिसकी वजह से डिमांड भी कम होगी, एडी भी कम होगा।
डेफिशिएंट डिमांड, राइट। दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस, मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी कंपैरेटिवली। हाँ, और चीज़ें अगर महंगी होंगी, गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग खरीदेंगे कम, डिमांड कम करेंगे तो एडी फिर से कम हो जाएगा। ओके जी। तीसरा है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होता है देश में, इनकम भी कम होगा और एडी भी कम हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड। ओके। देन फोर्थ है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, इनकम अगर कम है तो लोग खरीदेंगे कम, डिमांड कम करेंगे, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। बहुत सिंपल। इसके बाद राइज इन इम्पोर्ट्स, राइज इन इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि हम डोमेस्टिक कंट्री में बाहर के फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ा रहे हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बाहर से। तो अगर बाहर से ही ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे ना तो अपने जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो अपने इंडियन गुड्स हैं, उसको हम कम खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। ओके। इसके बाद फॉल इन एक्सपोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स में लिखा है क्या कि अगर सपोज हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, है ना, हम बाहर के देशों में माल भेज ही नहीं रहे, गुड्स बाहर भेज ही नहीं रहे, तो उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगा, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम होगी, तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स आपको केसेस को कर देना है। बहुत सिंपल। अच्छा, अभी डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या आएगा ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। तो देखो, हमें पता है कि एक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और डिमांड जो है एक्चुअल में वो कम है, तो इससे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आउटपुट में इसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, जिससे जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन कम करेंगी और आउटपुट भी कम हो जाएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार समझा देती हूँ। मतलब क्या है कि देखो, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन होगा, है ना। एडी अगर लेस है, एएस ज़्यादा है, तो डिमांड इतनी है ही नहीं, तो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन होगा, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो लोग खरीद ही नहीं रहे तो प्रोडक्शन भी कम करनी ज़्यादा बेटर रहेगी। फालतू में आप प्रोडक्शन करके अपना कॉस्ट क्यों बढ़ाओगे अगर डिमांड ही नहीं है तो अगर डिमांड कम है तो लोग जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन कम करेंगी, और अगर प्रोडक्शन कम होती है तो आउटपुट भी हमारा कम होगा। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड से आउटपुट कम हो जाता है। ठीक। अगर आउटपुट कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सिंपल बात है। ओके। और प्राइस लेवल आपको पता ही है कि अगर एक इकॉनमी में डिमांड कम है, डिमांड अगर कम है तो इस केस में प्राइस भी कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग खरीदें, है ना। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आ रही, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो उस केस में मार्केट क्या करेगी, प्राइस को कम कर देगी ताकि लोग अफोर्डेबिलिटी में लोगों के वो आ जाए और लोग डिमांड बढ़ाएं। ठीक है, तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस तीनों में ही एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। ओके। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको एक एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बीच में डिफरेंस मिलेगा, ये आप रीड कर सकते हो, जो हमने पढ़ा है उसी को इन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है विद बेसिस। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखा है, एक्सेस क्या है, डेफिशिएंट क्या है। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है, डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है। एक्सेस डिमांड में हम बोल सकते हैं कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें शो हो रहा है, और डेफिशिएंट में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक। इसके रीजंस क्या क्या हैं, तो कुछ भी आप, इतने सारे हमने रीजंस पढ़े, उनमें से कोई भी दो तीन पॉइंट्स लिख सकते हो। वेरी सिंपल। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा एक्सेस डिमांड का, तो एक्सेस डिमांड का आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि देश, एक इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर चुकी होती है। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ही एक फॉल देखने के लिए मिलता है। ठीक। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हमें पता है एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता है एक देश में, और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस कम हो जाते हैं। ओके। ठीक है, डन। ये डन। अच्छा जी, अब इसके बाद एक अच्छा टॉपिक आ रहा है हमारे पास, मेजर्स, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, मतलब हम किस तरह से, अगर एक इकॉनमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर एक इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वे हैं, या क्या क्या मेजर्स हैं। तो इसमें दो पॉलिसी होती हैं,
दो पॉलिसीज हैं, ये आपने बैंकिंग में ही पढ़ा है, वही सेम चीजें हैं। तो दो पॉलिसीज होती हैं, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जो फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेते हैं डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इंप्लीमेंट की जाती है बाय दी सेंट्रल बैंक, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई डिमांड को कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो अब फिस्कल पॉलिसी में हमारे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही कर सकते हैं। तो इसमें पहला तो है टैक्स और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी टैक्स से कैसे हम एग्रीगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। देखो सिंपल बात है, एक इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा है यानी कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और डिमांड ज़्यादा होगी कब, जब देश में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है। मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, एक्सेस डिमांड हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे, ठीक है, तो लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी, गुड्स महंगे होंगे, तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड अगर कम करेंगे तो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी ना। सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट करनी है तो उस केस में गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा सकती है, जिससे गुड्स लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर चले जाएंगे और लोग डिमांड कम करेंगे, ओके। लेकिन अगर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, यानी कि देश में मनी सप्लाई अगर कम है जिसकी वजह से लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है। टैक्स कम करेंगे अगर तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे, तो लोग डिमांड करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। सिंपल। अच्छा, अब चलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, देश में डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है वो कम करेगी। गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा तो इनकम कम जाएगी, और इनकम अगर कम है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाती है। गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ाती है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, डिमांड इंक्रीज होती है, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन से हम ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना पढ़ते हैं, यही चीजें इसमें लिखी हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फिस्कल पॉलिसी की। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर बात करें इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, तो देखो लिखा है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। इसमें क्या लिखा है कि गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द एक्सपेंडिचर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करती है तो देश में एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ा सकती है। टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में आपको यही देखना है कि हम किस तरह से डिमांड कम कर सकते हैं या किस तरह से हम मनी सप्लाई कम कर सकते हैं। ये टॉपिक आपने बैंकिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसी को दिमाग लगा के हमें यहाँ पे समझ के लिखना है, ठीक, ओके। इसके बाद अगर हम चलें, इसके बाद अगर हम देखें यही सेम चीज डेफिशिएंट डिमांड के केस में, तो देखो डेफिशिएंट डिमांड में मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड हमें बढ़ानी है, मनी सप्लाई हमें बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, इंक्रीज करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर टैक्सेस को कम करती है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। सिंपल, ठीक है, खत्म, इतना ही है, ओके। तो फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिसी पे, जो कि है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई की पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास दो टूल्स हैं,
जो सेंट्रल बैंक यूज कर सकता है, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास देखो क्या क्या है। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास बेसिकली हम फोकस करते हैं कि सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकती है डिमांड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये आरबीआई है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक, और हमारे पास है एचडीएफसी बैंक, यानी कि एक कमर्शियल बैंक, एचडीएफसी। ठीक है, अब सपोज करो कि आरबीआई ने एचडीएफसी को लोन दिया है, लोन दिया है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया। तो उस केस में एचडीएफसी यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेगा। इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। मतलब जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर एक्सेस डिमांड है, मतलब देश में डिमांड बहुत ज्यादा है, देश में डिमांड बहुत ज्यादा है अगर, ठीक है, देश में डिमांड ज्यादा है, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई अगर ज्यादा है, तो इस केस में क्या करा जा सकता है कि इस केस में रेपो रेट को हम बढ़ा देते हैं। सेंट्रल बैंक रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होगा, अगर इंक्रीज कर दिया तो मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, है ना, तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और इस केस में जब एचडीएफसी बैंक आगे पब्लिक को लोन देगा पब्लिक को लोन देगा तो इनसे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा फॉर द पब्लिक तो पब्लिक लोन थोड़ा कम लेगी, और लोन अगर कम लेगी तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड भी कम होगी और एक्सेस डिमांड भी करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो एक्सेस डिमांड के केस में कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कमर्शियल बैंक्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है। फर्दर वो अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा देते हैं, जिससे पब्लिक के लिए लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ओके, डन। इसके बाद अगर हम बात करें रेपो रेट की ही इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मतलब मार्केट में डिमांड जो है वो कम है, या हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई कम है, तो हमें डिमांड बढ़ानी है, हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है। तो इस केस में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कर देता है कम। रेपो रेट अगर कम करेगा तो मतलब कमर्शियल बैंक्स को लोन बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, है ना, और वो फर्दर लोन्स आसानी से दे पाएंगे टू द पब्लिक। तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, डन। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम चलें सेकंड नंबर, दैट इज बैंक रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट सिमिलर ही टॉपिक है। एक्सेस डिमांड के केस में हम लोग बैंक रेट बढ़ा देते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में बैंक रेट कम कर देते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस डिफरेंस इतना है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपने लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया है तो रेपो रेट बोलेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो, कि अगर सेंट्रल बैंक लंबे टाइम पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट इसका सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक बेच सकता है या खरीद सकता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक और द पब्लिक। तो ये सेंट्रल बैंक है, यानी कि हमारा आरबीआई। ठीक है, और ये है कमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं। अब मान लो देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ईडी यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो हमें यहाँ पे डिमांड को कम करना है, या फिर हमें मनी सप्लाई हम कम करना चाहते हैं। मनी सप्लाई कम हो कैसे सकती है कि अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल कर दे, सिक्योरिटीज को बेच दे, तो जितना भी पैसा है कमर्शियल बैंक या पब्लिक के पास वो आ जाएगा सेंट्रल बैंक के पास।
है ना, मनी सप्लाई देश में कम हो गई। मनी सप्लाई कम कैसे हुई? अगर हमने सेल किया ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। तो एक्सेस डिमांड के केस में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, सेंट्रल बैंक बेचता है। ठीक है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड में परचेज की जाती हैं सिक्योरिटीज। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है और एक्सचेंज में पैसा दे देता है टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहुंचेगा तो अल्टीमेटली वो लोन ज्यादा देंगे टू द पब्लिक, और पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वो डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। ओके डन। राइट राइट राइट, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड में मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट भी इंक्रीज करते हैं, वो रेपो रेट भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कि लोन्स महंगे हो जाते हैं फॉर द पब्लिक, और मनी सप्लाई कम होती है एंड डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है। सिंपल चीज। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया कि मार्केट में सेल की जाती है सिक्योरिटीज। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक ऑफर सिक्योरिटी फॉर सेल, जिससे कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स कम होते हैं और वो फर्दर क्रेडिट कम क्रिएट करते हैं, जिससे एडी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट इसका रिवर्स केस चल रहा है। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। आपने ये सब चीजें बैंकिंग में पढ़ी हुई हैं अगर आपने बैंकिंग अच्छे से समझा है तो। ओके। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या सिचुएशन है कि इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR। ठीक है। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि SLR। ये क्या चीजें हैं? बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे ना, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स को एज लोन नहीं दे सकते टू द पब्लिक। कुछ आपको परसेंटेज रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, एज सेविंग मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि जब कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक को दे देते हैं एज रिजर्व, तो उसे हम बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। और कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखते हैं एज रिजर्व, इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। तो CRR वो रिजर्व्स हैं जो सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं, और SLR वो रिजर्व्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही मेंटेन करता है। एक और पॉइंट क्या है कि CRR और SLR की जो परसेंटेज है कि कितना परसेंट रिजर्व रखना है, इन दोनों की परसेंटेज सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना। ओके। अब मान लो कि एक्सेस डिमांड का केस है, एक्सेस डिमांड का केस है, डेफिशिएंट डिमांड का केस है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। अब एक्सेस डिमांड है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेगा सेंट्रल बैंक? उस केस में सेंट्रल बैंक CRR कर देगा इंक्रीज। ठीक है। CRR इंक्रीज होगा, चाहे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो चाहे CRR हो, दोनों के केस में इनको इंक्रीज करना है। रीजन क्या है कि मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और रिजर्व ज्यादा बनाएंगे तो पैसा उनके पास कम बचेगा जिसको वो एज लोन बाकी पब्लिक को दे पाए। कैसे? देखो, मान लो कि सपोज कमर्शियल बैंक है HDFC, इनके पास सपोज 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं, छोटा अमाउंट ले रहे हैं, 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है। अभी CRR का जो परसेंटेज है वो है सपोज 10%, मतलब 100 में से 10 रुपए तो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास एज रिजर्व। ओके। अब मान लो अब बाकी के कितने बचे? 90 रुपीज। ये जो 90 रुपीज हैं ये आप इजीली पब्लिक को दे सकते हो एज लोन, दे सकते हैं। ठीक। बट हमें क्या चाहिए? हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, हमें मनी सप्लाई कम करनी है इकोनॉमी में, ताकि लोग डिमांड ही ना कर पाए, कम डिमांड करें। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस CRR को इंक्रीज कर देंगे। हम का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो सपोज 10% की जगह हमने इसके कर दिया 30%, तो इसका मतलब 100 का 30% यानी कि 30 रुपए का तो रिजर्व बनाओ, बचे कितने? 70 रुपीज बचेंगे फॉर द पब्लिक।
तो मनी सप्लाई कम हो गई, पहले 90 की थी अब 70 की हो गई, है ना। तो मनी सप्लाई कम हुई ना, एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सेस डिमांड के केस में हम सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही इंक्रीज करते हैं कि रिजर्व ज्यादा बनाओ और लेंडिंग्स कम कर दो। ठीक। डेफिशिएंट डिमांड में केस उल्टा हो जाएगा, सीआरआर कर दो कम, एसएलआर कर दो कम। रीजन क्या है कि रिजर्व कम बनाओ, डिमांड जिससे हमारी बढ़ पाए। ठीक है, रिजर्व कम होंगे तो लोन्स ज्यादा बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है। ओके। चलो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है कि एक्सेस डिमांड में लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, रिजर्व्स को इंक्रीज करते हैं ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो पाए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक्स की जो पावर है लोन देने की वो थोड़ी सी कम हो जाए, और लोग पैसा कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। ओके। चलो इसके बाद अगर हम चलते हैं, ये तो हो गए हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स जिसमें आपने मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के बारे में पढ़ा, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, और चाहे वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये एक पर्सन है पब्लिक में से ही, इन भाई साहब को चाहिए लोन, और लोन का अमाउंट है सपोज 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का लोन चाहिए। अब ये लोन लेने के लिए चले गए बैंक के पास, बैंक से बोला कि लोन दो, मुझे मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मुझे काम करना है। तो बैंक ने बोला भाई साहब आपको ऐसी तो लोन नहीं मिलेगा, आपको रखनी पड़ेगी एक सिक्योरिटी, कोलेट्रल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो और सिक्योरिटी की वैल्यू जो बैंक ने बोली, वो बोल दी सपोज 15 लाख, कि अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको 15 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब मार्जिन का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन। मतलब 15 लाख की सिक्योरिटी और 10 लाख का लोन, तो 5 लाख जो है वो हमारा मार्जिन आ गया, मार्जिन हो गया। ठीक है। अब अगर एक्सेस डिमांड का केस है, मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, हमें कम करनी है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो उस केस में क्या करता है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की जो मार्जिन है ना, इसे बढ़ा देता है, मार्जिन बढ़ा देगा। ठीक है, मार्जिन बढ़ा देने का मतलब क्या है कि सपोज इस पर्सन को 10 लाख का लोन चाहिए था। ठीक है, और ये बैंक के पास गए, तो बैंक ने बोला कि अब आप सिक्योरिटी लेके आ जाओ इसके लिए, सपोज 20 लाख की, 20 लाख की सिक्योरिटी रखो तब आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, 10 लाख का लोन कब मिलेगा, अगर आप 20 लाख की सिक्योरिटी रखोगे। अब खुद सोचो, जिसको 10 लाख का लोन चाहिए वो 20 लाख की सिक्योरिटी कहाँ से रखेगा, इतना आसान थोड़ी ना है ना, थोड़ा इम्पॉसिबल सा केस है, इजी नहीं होता। और क्या होगा, वो बंदा फिर लोन ही नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड भी कम होगी। क्या हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन बढ़ा देता है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड होगा तो मार्जिन को कम कर देंगे, मार्जिन को कम कर देंगे ताकि लोगों को लोन बहुत आसानी से मिले, मनी सप्लाई देश में अच्छे खासे इंक्रीज हो और डिमांड हमारी बढ़ जाए। ओके, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्वालिटेटिव में, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन or pressure that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy। मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करता है, या तो समझाता है प्यार से, या फिर उन पे प्रेशर बनाता है। ठीक है, कि जिस तरह से सेंट्रल बैंक चाहता है कि काम हो इकोनॉमी में, उसी तरह से काम होना चाहिए। ठीक है, तो मॉरल सुएशन में क्या है कि एक्सेस डिमांड अगर है तो सेंट्रल बैंक एडवाइस करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, परसुएड करेगा कमर्शियल बैंक्स को कि वो क्रेडिट ना दें फॉर नॉन असेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को समझाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आप किसी भी बेकार एक्टिविटी के लिए या नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट देना कम कर दो, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो उस केस में एंकरेज करता है सेंट्रल बैंक कि हाँ अब आप लोन दो, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाओ ताकि डिमांड बढ़ पाए। ओके, खत्म। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है कि इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को बताता है कि आप क्रेडिट ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर में दो। ठीक है, मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस। मतलब एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस राशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करता है ताकि जो क्रेडिट का फ्लो है वो कम हो पाए। ठीक है, कि जिन सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की वहां पे आप क्रेडिट दो ही मत, क्रेडिट राशनिंग लगा दो। ठीक है, क्रेडिट लिमिट कर दो। और अगर हम चलें डेफिशिएंट डिमांड पे, तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में इसमें क्या करता है कि सेंट्रल बैंक विड्रॉ कर देता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट और एंकरेज करता है कि कमर्शियल बैंक्स इकोनॉमी में क्रेडिट पहुंचाने का काम करें। ओके, तो आप इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करते हो कि जिन सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट है, एक इकॉनमी में जिस सेक्टर में जिस सेक्शन में रिक्वायरमेंट है पैसे की वहीं पे क्रेडिट पहुंचाओ। बाकी के जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इतना असेंशियल नहीं है क्रेडिट, वहाँ पे क्रेडिट राशनिंग लगा दो, रोक दो, क्रेडिट को, पैसे को रोको। ठीक है, और मॉरल सुएशन क्या है, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं कमर्शियल बैंक्स पे कि कहाँ पे क्रेडिट देना है कहाँ पे नहीं देना। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसका एक समरी लिख लेते हैं जल्दी से, एक रिकैप हो जाएगा आपको, एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, तो हमने इसमें कुछ दो टूल्स पढ़े, दो पॉलिसी पढ़ी, एक तो फिस्कल, दूसरा मॉनेटरी। फिस्कल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स कंट्रोल कर सकती है या अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, हमने सेंट्रल बैंक के अंडर पढ़ा एक तो रेपो रेट, दूसरा बैंक रेट, तीसरा हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर हमने पढ़ा सीआरआर या फिर एसएलआर। ठीक, उसके बाद आपने देखा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन, और एक हमने पढ़ा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है ताकि डिमांड कम हो जाए, और डेफिशिएंट के केस में डिमांड को, सॉरी, टैक्स को कम करते हैं ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो। ठीक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करती है और डेफिशिएंट में खर्चा बढ़ा देती है। ठीक, रेपो रेट की अगर हम बात करें तो एक्सेस डिमांड के केस में रेपो रेट भी बढ़ा देते हैं और बैंक रेट भी बढ़ा देते हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन थोड़े महंगे हो जाएं और वो फर्दर पब्लिक में भी लोन हायर रेट पे देंगे, जिससे लोग थोड़ा लोन वोन कम लेंगे और मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी। डेफिशिएंट के केस में जस्ट रिवर्स, कम कर दो। ठीक है, ओपन मार्केट की बात करें तो एक्सेस में हम सेल करते हैं सिक्योरिटीज का ताकि सारी की सारी मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के पास आ जाए, और अगर डेफिशिएंट है तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, परचेज। सीआरआर एसएलआर की बात करें तो एक्सेस डिमांड में तो इंक्रीज होगा, मतलब रिजर्व ज्यादा बनेंगे तो लोन्स कम जाएंगे पब्लिक तक, और डेफिशिएंट डिमांड में सीआरआर एसएलआर कम कर दिया जाता है। ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्सेस में मार्जिन इंक्रीज करना है, डेफिशिएंट में मार्जिन कम करना है। ओके, मॉरल सुएशन में हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को डिस्करेज करता है कि वो लोन थोड़ा कम दें, डिस्करेज टू गिव लोन्स, और यहाँ पे एंकरेज करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दें ताकि देश में मनी सप्लाई बढ़ पाए। ठीक, क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग लगाया जाता है, क्रेडिट राशनिंग, और डेफिशिएंट में विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, तो ये पूरा था मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक ही पेज पे ये कवर हो गए, ये देखो। ठीक है, एक ही पेज पे कवर हो गया सब, और दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बस ध्यान से आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बना के चलना ताकि आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन कर पाओ।
ठीक है। कोई और डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, नेक्स्ट चैप्टर के संग। टिल देन, थैंक यू सो मच।